जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 का रीजनिंग का एनालिसिस। जो पेपर हमारा 10 जुलाई 2024 को सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक की हमारी पहली शिफ्ट में हुआ था, उस शिफ्ट का आज हम रीजनिंग का एनालिसिस करेंगे। और ये वीडियो हमारा 29वां वीडियो है। इससे पहले रीजनिंग एनालिसिस के 28 वीडियो और आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार उन वीडियो को भी अवश्य देखें, क्योंकि रीजनिंग में जितनी भी आपको अगर दिक्कतें आ सकती हैं तो उन वीडियो में उन दिक्कतों का सॉल्यूशन दिया गया है। तो मेरी गारंटी है, अगर आप उन वीडियो को देख लेते हैं तो आगामी आप जब भी रीजनिंग सीएचएसएल का पेपर देंगे ना, तो आपको रीजनिंग के शिफ्ट में कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप पूरे में से पूरे नंबर लेकर आएंगे। तो आप एक बार उन वीडियो को भी अवश्य देख लें और हमारे साथ बने रहें। बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। हमारे पास श्रृंखला दी है 155 और 146 में अंतर देखेंगे तो अंतर हो जाएगा हमारे पास -9। फिर दूसरे में अंतर देखेंगे 146 और 137, यहाँ भी हमारे पास कितने का अंतर होगा, -9। 137 और 128, यहाँ अंतर -9। 128 और 119 -9 अंतर हम देख रहे हैं, चारों में -9 है। तो 119 में भी जब हम -9 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 110, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दर्पण को MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। हमारे पास MN एक दर्पण है। इस दर्पण में भी क्या होगा, भी हमारा पहुंच जाएगा F की जगह और F आ जाएगा हमारा भी की जगह। तो सबसे पहले भी को पहुंचाएंगे हम F की जगह, तो हमारे पहले और चौथे ऑप्शन में भी F की जगह जा रहा है, तो पहला और तीसरा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे पहले ऑप्शन को, पहले में भी और F दोनों की पोजीशन बदल गई और E की और I की बदल गई पोजीशन और 5 की बदल गई, तो हम कह देंगे फिर हमारा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चौथे में अगर हम देखते हैं, पहले को ना देखेंगे तो चौथे में F हमारा सही पोजीशन पर दिया है, तो F हमारा गलत हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए। इसमें हम सबसे पहले बी की प्रश्नवाचक के स्थान पर जो पहला अक्षर होगा उससे तुलना करेंगे। उसके बाद उस अक्षर की R से तुलना करेंगे, R की M से, M की H से तुलना करेंगे। तो R का क्रम हमारे पास कितना होगा, R का क्रम हमारे पास होगा 18, M का क्रम कितना होगा 13, H का क्रम कितना होगा 5 और यहाँ B का क्रम कितना होगा 2। प्रश्नवाचक हमें निकालना है, पता नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 18 और 13 में कितना अंतर है, 5 का। यहाँ H का हमारा क्रम हो जाएगा 8, 5 नहीं होगा 8 हो जाएगा, वो अंतर लिख गया है यहाँ। 13 और 8 में अंतर हो जाएगा 5 का। हम देख रहे हैं इन दोनों में जब अंतर 5 का है तो फिर यहाँ भी हमारा अंतर कितने का होना चाहिए, यहाँ अंतर हमारा होना चाहिए 5 का। और चूंकि श्रृंखला माइनस में जा रही है तो 2 में से जब हम माइनस करेंगे 5, तो 2 में से -5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 23। कितना आ जाएगा, 23। तो 23 पे हमारे पास क्या होता है, 23 पे होता है W। तो ऑप्शन नंबर 2 से ये हमें पता चल गया, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल एक ही अक्षर से हमारा पूरे का पूरा आंसर निकल आया है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब इसमें भी हम फिर से एक ही प्रश्नवाचक के स्थान पर पहले अक्षर से तुलना करेंगे, फिर I से तुलना करेंगे, M से और फिर Q से। सबसे पहले A देखेंगे, A का क्रम एक प्रश्नवाचक का हमें निकालना है। I का क्रम हमारे पास हो जाएगा 9, M का क्रम हो जाएगा हमारे पास 13 और Q का क्रम हो जाएगा 17। यहाँ हम देख रहे हैं 9 और 13 में अंतर 4, 13 और 17 में अंतर 4, दोनों में अंतर 4 है। तो यहाँ भी जब अंतर 4 होगा तो एक में जब 4 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5। और 5 पे हमारे पास होगा E। पहला और दूसरा में से कोई एक आएगा तो 3 और 4 को कैंसिल कर देंगे। फिर दूसरे अक्षर की तुलना देखेंगे 6, ठीक है। 6 के बाद फिर प्रश्नवाचक का दूसरा अक्षर आएगा, फिर है X। X का क्रम होता है हमारे पास 24, ठीक है। फिर है T, T का क्रम 20 और फिर है P, P का क्रम 16। यहाँ हम देख रहे हैं माइनस में जा रहा है, 24 में से 4 माइनस करेंगे तो 20, 20 में से 4 माइनस करेंगे तो 16। अब यहाँ हम 6 में से जब 4 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 और 2 पे हमारे पास क्या होगा, B। 2 पे B होगा तो E और B दोनों में आ रहे हैं अभी। तो फिर हम तीसरे अक्षर को और देखेंगे। तीसरे अक्षर का क्रम है K। K का क्रम हमारे पास 11, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है हमारे पास M, M का क्रम हो गया 13। फिर M के बाद है हमारा N, N का क्रम 14 और फिर है O, O का क्रम 15। हम देख रहे हैं
11, 13, 14 और 15, एक का अंतर है तो यहाँ आ जाएगा 12, और 12 पे हमारे पास क्या होगा, एल होगा, तो EBL आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में स्ट्रेंथ टू इनोवेट को 42, 64, 32 लिखा जाता है और स्ट्रेंथ टू क्रिएट को 32, 42, 24 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में क्रिएट को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ हम कॉमन देखेंगे, सबसे पहले कॉमन है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बाद हमारे पास कॉमन क्या है, 42 यानी कि 42 को हम कैंसिल कर देंगे। फिर हमारे पास 2 कॉमन है दोनों में, और 2 के लिए हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 के लिए हमारे पास कॉमन आ रहा है 32, तो 32 को हटा देंगे। अब इनोवेट के लिए बचा हमारे पास 64 और क्रिएट के लिए बचा हमारे पास 24, तो क्रिएट को हम कैसे लिखेंगे, 24 के रूप में लिखेंगे। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि शब्द डॉक्यूमेंट्री, शब्द क्या है, डॉक्यूमेंट्री, DOCUMENTARY, यदि शब्द डॉक्यूमेंट्री शब्द के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो वर्णमाला क्रम में सबसे पहले हमारे पास आता है ए, तो ए को लिखेंगे हम पहले स्थान पर। ए के बाद हमारे पास आएगा सी, तो फिर हम लिख लेंगे सी। सी के बाद हमारे पास आता है डी, तो आ जाएगा हमारा डी, और डी के बाद आएगा हमारे पास ई, तो ई आ जाएगा हमारा चौथे नंबर पर। अब ई के बाद हमारे पास इनमें से क्या आएगा, ई के बाद आएगा हमारे पास एम। ठीक है, एम के बाद फिर आएगा एन, तो एन आ गया हमारे पास। एन के बाद आएगा ओ, ओ आ गया हमारे पास। ओ के बाद हमारे पास आएगा आर, आर यहाँ आ गया। आर के बाद हमारे पास आएगा टी, तो टी हमारा यहाँ आ गया। टी के बाद आएगा हमारे पास यू, और सबसे अंत में आएगा हमारे पास वाई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका क्रम नहीं बदला है, तो सबसे पहला अक्षर है हमारे पास एम, ठीक है, और दूसरे नंबर पर है वाई। इन दोनों का क्रम बिल्कुल भी नहीं बदला है, तो हम कह देंगे हमारे पास 2 अक्षर ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्थान नहीं बदला है। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे और बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। हमारे पास 4 अक्षर समूह दिए हैं, इन चारों में कोई 3 एक प्रकार से समान है और एक अक्षर समूह अलग है उनमें से, तो हमें बस उसी अलग की पहचान करनी है। तो सबसे पहले क्रम लिखेंगे, ई का क्रम हो गया हमारे पास 5, एफ का क्रम हो गया 6, आई का क्रम हो गया 9, एन का क्रम हो गया 14 और यू का क्रम हो गया हमारे पास 21। इस तरीके से हमें प्रत्येक शब्दयुग्म का क्रम लिखना पड़ेगा। तो बी का क्रम होगा 2, सी का क्रम 3, के का क्रम 11, वो फिर उसके बाद है एफ, एफ का क्रम आएगा हमारे पास 6, 6 के बाद है के का क्रम हो जाएगा हमारा 11, ठीक है। फिर है आर, आर का क्रम हो जाएगा हमारे पास 18, फिर है जे, जे का क्रम होता है 10, ठीक है। फिर के का क्रम 11, एन का क्रम 14, एस का क्रम 19 और जेड का क्रम 26। फिर इसके बाद चौथा हमारा शब्द युग्म है एच, एच का क्रम 8, आई का 9, एम का क्रम 13, क्यू का क्रम 17 और एक्स का क्रम 24। अब हम देखेंगे इनमें अंतर, तो 5 और 1 6, ठीक है, 6 और 3 हो गए 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21। अब 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, ठीक है। 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 7 24। अब हम खुद देख रहे हैं हमारे पास 1 3 5 और 7 का क्रम बन रहा है, लेकिन यहाँ 1 4 4 7 का बन रहा है, तो हम कह देंगे हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि शब्द युग्म 4 गलत है। शब्द युग्म 4 देखेंगे हम HIMQX किस ऑप्शन पर है हमारे, तो हमारे ऑप्शन नंबर 3 पर है HIMQX, तो हम ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर देंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। तो MN दर्पण में सबसे पहले हमारे पास आएगा ए हमारे पास आएगा, तो दूसरे तीसरे और चौथे में ए सही दिया है, पहले में गलत है, तो ए पहले को हम कैंसिल कर देंगे। ए के बाद आएगा बी के बाद आएगा हमारा 2 और 2 हमारा दूसरे में गलत दिया है, तो इसको भी हटाएंगे। 2 के बाद आएगा 4 के बाद आएगा डी, ठीक है, डी हमारा हो जाएगा डी हमारा हो जाएगा बी के रूप में। ऑप्शन 3 में सही दिया है, हमारा पी नहीं होगा, तो फिर हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। इस तरीके से इसके प्रत्येक अक्षर को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए
92 का संबंध 23 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 136 का संबंध 34 से है। ठीक है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 224 का संबंध किससे है? यहाँ हम देख सकते हैं 92 में जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 23। इसी प्रकार 36 में जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 34। तो जब हम 224 में 4 का भाग लगाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा 56, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करेंगे और बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस अक्षर समूह युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर समूह युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी कि इन दोनों अक्षर समूह युग्म में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा इन 4 ऑप्शनों में से किस में है? तो सबसे पहले हम देखेंगे बी का क्रम होता है हमारे पास 22। ठीक है, फिर है पी का क्रम होगा हमारा 16, और फिर है एन का क्रम होगा हमारे पास 14। अब इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है जेड, यानी कि 26, टी यानी कि 20, और आर यानी कि 18। हम देख सकते हैं प्रत्येक अक्षर में हमारा कितना जोड़ा जा रहा है? 4, 16 और 4 20, 14 और 4 18। तो अब वही नियम हमारा इसमें लगेगा। तो हम देखते हैं 11, के का क्रम 11, ओ का क्रम 15, बिल्कुल सही है। एफ का क्रम हो जाएगा 6 और जे का क्रम हो जाएगा 10, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ डी का क्रम 4 और के का क्रम 11, बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा ये वाला नियम। फिर देखेंगे एल का क्रम 12, पी का क्रम 16, सही है। एफ का क्रम 6, जे का क्रम 10, बिल्कुल सही। डी का क्रम 4, एच का क्रम 8, तीनों नियम लग रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम चेक कर लेंगे। पेपर और पेन की भी जरूरत नहीं पड़ती ऐसे सवालों में, हम देखते से ही इनको हल कर लेते हैं। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। समुच्चय हमारा क्या कह रहा है? 5, 4 और 41। इसके बाद है 7, 2 और 53। यहाँ हम देख रहे हैं हमारा क्या नियम लग रहा है? 5 का हो जाएगा स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, दोनों जुड़कर हमारे कितने हो जाएंगे? 41। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, दोनों मिलकर हो जाएंगे 53। तो हम देखेंगे अब 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 81 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, दोनों मिलकर बनाएंगे हमारे 90। कितने बनाएंगे? 90, और 90 हमें चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। यहाँ प्लस का मतलब होता है माँ, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, माइनस का अर्थ होगा यहाँ भाई। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पति है, और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो के इंटू क्यू प्लस आर माइनस एस डिवाइड एल है। तो के का एल से क्या संबंध है? सबसे पहले के और क्यू में संबंध निकालेंगे गुणा की मदद से। गुणा का मतलब है ए बी का पति है, यानी कि के हमारा कौन हो जाएगा? के हमारा हो जाएगा क्यू का पति। के हमारा क्यू का पति हो गया, तो बीच में लिख देंगे हस्बैंड और क्यू को कर देंगे माइनस। फिर क्यू और आर के बीच में संबंध देखेंगे प्लस से। प्लस का मतलब है ए बी की माँ है, क्यू आर की माँ है। क्यू आर की कौन है? आर की माँ है, यानी कि मदर। फिर जब क्यू मदर है तो के हो जाएगा आर का फादर। ठीक है, के हो जाएगा आर का फादर। फिर आर और एस के बीच में संबंध माइनस की सहायता लेंगे। माइनस का अर्थ है भाई, मतलब कि आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, तो प्लस करेंगे इसको और बीच में लिखेंगे हम ब्रदर। ठीक है, अब एस डिवाइड एल का संबंध देखेंगे। डिवाइड का मतलब है हमारा पिता, यानी कि एस एल का पिता है। एस एल का कौन है? पिता, यानी कि फादर, तो इसको कर देंगे प्लस। अब पूछ रहा है के का एल से क्या संबंध है? के एल का कौन है? अब यहाँ आप देखिए के का पुत्र कौन है? आर। आर का भाई कौन है? एस। तो एस का पिता कौन हो जाएगा? के। एस का पिता कौन हो जाएगा? के। अब के का एल से क्या संबंध है? पिता के पिता। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि दादाजी। ठीक है, लेकिन यहाँ पिता के पिता दिया है, तो फिर ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? सबसे पहले यहाँ हम अंतर देखेंगे तो 612 और 571 में अंतर आएगा हमारा 41 का। ठीक है, 41 के बाद 571 और 535 में देखेंगे तो हमारा आएगा 36 का अंतर। फिर हम देखेंगे 535 और 504, तो हमारा अंतर आएगा कितने का? 31 का। फिर 504 और 478 में देखेंगे तो हमारा आएगा 26 का। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच अंतर हो गया 5 का।
इन दोनों के बीच अंतर हो गया 5 का। 31 और 26 के बीच भी अंतर 5, तो फिर 26 और अगली संख्या के बीच भी अंतर हो जाएगा 5। 26 में से जब 5 माइनस करेंगे तो होगा 21। 21 को अब 478 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 457, यानी कि 457। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। यदि 23 जून 2008 को सोमवार था तो 23 जून 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यहाँ हमें 2008 से लेकर 2020 तक चलना है, तो कुल वर्षों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 12। ठीक है, कुल वर्ष हमारे पास कितने हो गए, 12। अब देखेंगे इन दोनों के बीच में फरवरी हमारी किन किन सालों में पड़ेगी। तो सबसे पहली फरवरी आएगी जो हमारी लीप ईयर की होगी, चूँकि 2008 खुद में एक लीप ईयर है, लेकिन इसकी फरवरी क्या है, निकल चुकी है। बात हो रही है हमारी जून से। ठीक है, तो इसके बाद जो फरवरी आएगी वो फरवरी आएगी हमारी 2012 की। ठीक है, जो हमारी लीप ईयर की होगी। 2012 के बाद आएगी 2016 और 2016 के बाद आएगी 2020। तो हमारे 2008 से लेकर 2020 तक लीप ईयर कितने हो गए, 3। ठीक है, 3 लीप ईयर का मतलब है एक लीप ईयर में एक विषम दिन ज़्यादा होता है सामान्य वर्ष की तुलना में। तो 3 वर्षों में हमारे 3 विषम दिन हो जाएंगे ज़्यादा। तो कुल विषम दिन हमारे पास कितने हो गए, 15। 15 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास विषम दिन बचेगा 1 विषम दिन को हम इस सोमवार में जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मंगलवार। ठीक है, तो 23 जून 2020 को क्या हो जाएगा, मंगलवार। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले हमारे पास बी का हम कर देंगे इनटू में, फिर हमारे पास डी को बदल देंगे हम माइनस से, फिर है हमारे पास सी को बदल देंगे हम प्लस से और ए को बदलना है हमें डिवाइड से। अब हम जब इनको हल करेंगे तो 14 और 11 का गुणनफल हो जाएगा हमारे पास 154 हो जाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे 22 यानी कि 22 का, फिर हम करेंगे प्लस 328 में 8 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 41। कितना आएगा, 41। अब 154 में से जब हम 22 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2, 3 और 1 यानी कि 132। 132 में जब हम 41 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 3, 7 और 1 यानी कि 173। ऑप्शन 1। इस तरीके से इसको हल करेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। तो चतुर्भुज का सबसे पहले आप मतलब समझ लीजिए, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, 4 आकृतियों से निर्मित। ठीक है, 4 आकृति कह लो आप उनको, या 4 लाइनें कह लो, आप ऐसे समझ लो 4 लाइनों से निर्मित कोई आकृति। ठीक है, 4 लाइनों से निर्मित कोई आकृति हमारी चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, चतुर्भुज में हमारी टोटल कितनी लाइनें होती हैं, 4 लाइनें। तो हम देखेंगे इसमें चतुर्भुज कितने हो जाएंगे। सबसे पहला चतुर्भुज हो जाएगा हमारा 1, फिर उसके बाद चतुर्भुज होगा 2, फिर चतुर्भुज होगा 3 और फिर एक चतुर्भुज होगा हमारा ये वाला पूरा वाला 4 चतुर्भुज। कितने चतुर्भुज हो गए हमारे पास, 4। अब हम कहेंगे एक आकृति वाले हमारे पास चतुर्भुज कितने हैं, 4। अब हम देखेंगे 2 आकृति वाले चतुर्भुज। तो 2 आकृति वाले चतुर्भुज सबसे पहले आएगा हमारे पास 1 और 2। कौन सा आएगा, 1 और 2। पहला चतुर्भुज है हमारे पास 1 और 2। फिर इसके बाद आएगा 1 और 3। कौन सा आएगा, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 के बाद आएगा हमारे पास 3 और 4। 3 और 4 ये पूरा यहाँ तक। ठीक है, 3 और 4। 3 और 4 के बाद आएगा हमारे पास 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 चतुर्भुज हमारा कैसे बनेगा, बड़े ध्यान से देखना आप। 4 आकृति चाहिए हमें, तो 2 लाइन, 3 लाइन और ये हमारी चौथी लाइन। तो 2 आकृति वाला कौन सा हो गया हमारा, 2 और 4 हो गया। 2 और 4 के बाद आएगा हमारा 3 और 1 हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम x। ठीक है, इसको अगर हम x मान लेंगे तो एक चतुर्भुज बन जाएगा हमारा इस तरीके से। कितनी लाइन हो गई हमारे पास, 4 लाइन हो गई। ठीक है, तो एक बनेगा हमारा 3 और x। अब इसके बाद हमारा 2 आकृति वाला एक चतुर्भुज और बनेगा। एक चतुर्भुज इसको मान लेते हैं हम, इस वाले त्रिभुज को y। ठीक है, तो हमारा बनेगा एक चतुर्भुज, कौन सा, एक चतुर्भुज बन जाएगा हमारे पास 4 और y। कैसे, इस तरीके से पहली लाइन, फिर 2, फिर 3 और फिर यहाँ तक 4। ठीक है, उसके ऊपर लाइन हो जाती तो आपको समझ में नहीं आती, इसलिए लाइन कर दी हमने बाहर 4 और 22। तो 2 आकृति वाले चतुर्भुज कितने हो गए हमारे पास, 6 चतुर्भुज हो गए। और एक अंत में त्रिभुज बनेगा हमारे पास ये वाला पूरा। कौन सा पूरा बनेगा,
यहाँ हम दो आकृति में एक चतुर्भुज और छोड़ गए थे, तो दो आकृति में हमारा चतुर्भुज बनेगा 2 और x। कौन सा बनेगा? 2 और x। यहाँ हमने कहीं लिखा नहीं है ना, तो 2 और x हमारे पास एक चतुर्भुज बन गया। ठीक है, तो कुल चतुर्भुजों की संख्या कितनी हो गई? 4, 6 और 1 7। टोटल चतुर्भुज हो गए हमारे पास 11। कितने हो गए हमारे पास? 11। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि a का अर्थ है भाग, b का अर्थ है गुणा, c का अर्थ है प्लस और d का अर्थ है माइनस, तो निम्न समीकरण में किसका परिणाम 218 होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को ही चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या कह रहा है? 32 C 8, C का अर्थ है प्लस, तो 32 और 8 हो जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, 40 हो जाएगा यहाँ पर। फिर है D, 40 कर देंगे यहाँ हम, 40 के बाद करेंगे हम प्लस। ठीक है, D का अर्थ है माइनस, तो 40 के बाद हमें करना होगा यहाँ माइनस, 40 के बाद हम कर देंगे माइनस। फिर है 160, 160 और A भाग लगाएंगे हम 2 का, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 80, 80 आ गया। फिर है हमारे पास B, B का अर्थ कितना होगा? B का अर्थ है गुणा, 80 और 42 का जब गुणा करेंगे तो वो 218 से बहुत ऊपर निकल जाएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत। फिर दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, 32 A 8, 32 में जब 8 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4, और 4 में जब हम D का अर्थ है माइनस, माइनस करेंगे 160। ठीक है, माइनस करेंगे 160 का, और फिर हमारे पास B का अर्थ है गुणा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 320। फिर C का अर्थ है प्लस, और यहाँ कर देंगे हम 42, तो 4 और 42 दोनों मिलकर हो गए 46। 46 में से जब 320 घटाएंगे माइनस में, तो हमारा उत्तर जाएगा माइनस में, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरे ऑप्शन को देखेंगे, 32 B 8, 32 और 8 का गुणा करेंगे, 32 और 8 का गुणा हो जाएगा हमारे पास 256। कितना हो जाएगा? 256। फिर है यहाँ हमारे पास D करेंगे माइनस, माइनस करेंगे 160 का, 160 का माइनस करेंगे। फिर है C, प्लस कर देंगे हम 2 का, और भाग लगाएंगे हम 42 का, 2 में 42 का भाग लगाएंगे तो 1/21 आएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको भी हम कर देंगे कैंसिल। फिर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 4, 32 B 8, B का मतलब है गुणा, तो 32 और 8 का गुणा हो जाएगा हमारे पास 256। फिर हमारे पास D, माइनस करेंगे हम 160 का। ठीक है, फिर हमारे पास A का अर्थ है भाग, भाग कर देंगे हम 2 का, और C का मतलब है प्लस, प्लस कर देंगे हम 42 का, तो 256 हमारा A वाला हो गया, और 42 हमारे पास A है, तो हमारा कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 298, यानी कि 298। ठीक है, 298, और यहाँ 160 में 2 का भाग लगाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 80, तो 298 में से 80 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 218। ठीक है, जो कि हमें चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशाओं में बिंदीदार रेखा पर अनुक्रमशः मोड़ा जाता है और आखिर में उसमें छेद किया जाता है, तो खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? सबसे पहले हम वर्गाकार एक कागज की शीट लेंगे, उसको हमें बीच में से मोड़ना है। बीच में से मोड़ने के बाद उसको एक फोल्ड यहाँ कर देंगे। टोटल हमें 4 फोल्ड करने हैं। 4 फोल्ड के बाद हमें एक सर्कल बनाना है और एक त्रिभुज बनाना है। तो एक सर्कल हमारा खुलने के बाद आ जाएगा यहाँ पर, और त्रिभुज आ जाएगा हमारा यहाँ इसके बगल में। अब इसी का अपोजिट हो जाएगा हमारा। इसी का जब अपोजिट हो जाएगा तो दोनों चिन्ह हमारे ए वाले त्रिभुज नीचे हो जाएंगे, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में डाइवर्ट को 36 लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में डोल्ड्रम्स को 64 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में डोगमा को कैसे लिखा जाएगा? इस सवाल का उत्तर आप हमें कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो यहाँ हम कोई भी एक ऐसा अक्षर, संख्या या चिन्ह देख लेते हैं जो हमें इन चारों आकृतियों में दिखाई दे रही है, उसके बाद हमें ऑप्शन में भी दिख रही है वो। तो सबसे पहले हम देखेंगे टी की पोजीशन क्या कह रही है? टी पहले गई हमारी ऐसे दूसरे वाले में, फिर दूसरे से आ गई हमारी वापस लौटकर तीसरे में, तीसरे से फिर हमारी यहाँ गई चौथे में, तो फिर चौथे से वापस आएगी लौटकर यहाँ पर, तो टी हमारी हो जाएगी इधर। यहाँ हमें टी किस ऑप्शन में दिख रही है? पहले में और तीसरे में, तो 2 और 4 को हम कर देंगे कैंसिल। अब इसके बाद हम टी के बाद देखेंगे एक कोई और अक्षर, तो हम देख लेते हैं एस।
ठीक है। टी के बाद हम देख रहे हैं एस को। अब एस हम देखेंगे, एस हमारे पास पहले तो यहाँ है, ठीक है। मान लेते हैं इस बॉक्स में एस, एस हमारा है यहाँ बीच में, फिर हमारा पहुँच गया एस ऐसे करके, ठीक है। फिर हमारा कहाँ आ गया, एस हमारा आ गया तीसरे में यहाँ, चौथे में एस आ गया हमारे पास यहाँ। यहाँ जब आ जाएगा एस तो पाँचवें में हमारा एस कहाँ जाएगा, पाँचवें में हमारा एस पहुँच जाएगा इस कॉर्नर पर, ठीक है। कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे कॉर्नर पर। तो हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे पास। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्रत्येक ऑप्शन में 2-2 संख्याएं दी हैं। तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, 15 और 19। 15 की जगह हमें करना है 19, तो 19 × 5 करेंगे, तो 19 × 5 हमारे पास होता है 95। माइनस करेंगे हम 75 का, प्लस कर देंगे हम 300 में जब हम 6 का भाग लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा 50, ठीक है। 50 मिल जाएगा, प्लस करेंगे यहाँ 3 × 19 है, तो 19 का हम करेंगे 15 से, तो 15 × 3 हो जाएगा हमारे पास 45। जब इसको हम हल करेंगे तो 95 में से 75 का जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 20, ठीक है। और 50 और 45 हमारे मिलकर हो जाएंगे 95, तो 20 और 95 दोनों हो जाएंगे जुड़कर 115। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से हमें संख्याएं बदलनी होती हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी कि फूल और पंखुड़ी में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा इन 4 ऑप्शनों में से किस युग्म में है। तो पहला देखेंगे हम घोड़ा और घोड़ी। सबसे पहले हम देख लेते हैं फूल और पंखुड़ी में क्या संबंध है। फूल में होती हैं पंखुड़ियाँ, ठीक है। पंखुड़ी फूल का ही एक भाग है, तो घोड़ा और घोड़ी दोनों हैं अपोजिट, तो ये गलत हो जाएगा। फल और बीज, फल के अंदर पाए जाते हैं बीज, यानी कि बीज फल का एक हिस्सा है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। छोटा और बड़ा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। स्पष्टीकरण और व्याख्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। इसके अंदर की बात नहीं है, लेकिन फल के अंदर क्या पाया जाता है, बीज। जैसे फूल के अंदर पंखुड़ी पाई जाती है, उसी तरीके से फल के अंदर क्या पाया जाता है, बीज। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। MN हमारे पास एक दर्पण है, तो इसमें देखना है हमें ए वाला जो साइन है ना, इसका ए वाला हिस्सा हमारा पहुंच जाएगा यहाँ, जो कि हमें चारों ऑप्शनों में दिख रहा है, बिल्कुल सही है। अब ए वाला जो हिस्सा है ना, वो आ जाएगा यहाँ, तो ए केवल हमें दिख रहा है पहले में, दूसरे में और तीसरे में। चौथे में हमारा गलत है, तो इसको हटा देंगे। इसके बाद ए जैसा है वैसा ही रहेगा, तो सबसे ऊपर आएगा हमारे पास ई हमारे में किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में आ रहा है, तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 3 में एच आ रहा है, 1 में एच आ रहा है, लेकिन हमें ऊपर चाहिए ई, जो कि दूसरे में दिया है, तो दूसरा बिल्कुल सही है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, 3 कथनों के बाद 1-2 क्रमांकित निष्कर्ष दिए हैं, ठीक है। हमारे पास 3 कथन दिए हैं और 2 निष्कर्ष दिए हैं। अब हम सबसे पहला कथन देखेंगे, सभी घर पेड़ हैं। सभी घर हमारे पास क्या है, सभी घर हमारे पास है पेड़, ठीक है। तो सभी घर हमारे हो गए पेड़। अब इसके बाद वो दूसरा कथन कह रहा है, सभी पेड़ पत्थर हैं। तो सभी पेड़ हमारे हो गए पत्थर, ठीक है। मान लिया हमने सभी पेड़ हमारे हो गए पत्थर। अब इसके बाद वो फिर से कह रहा है, सभी पत्थर चट्टाने हैं। तो सभी पत्थर हमारी चट्टानें हो गई, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। चट्टानें हो गई सभी पत्थर। अब चट्टानों के बाद हम जाएंगे निष्कर्ष पर। तो पहला निष्कर्ष हमारा कह रहा है, कुछ पत्थर पेड़ हैं, पत्थर हमारे हैं ए वाले, ठीक है। पेड़ है ये, जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ में आता है, तो हमारा बिल्कुल सही है। अब सभी घर चट्टाने हैं, घर है हमारा अंदर, चट्टान है बाहर, जब अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो हमारा होता है सभी, तो हमारा दूसरा निष्कर्ष भी सही है। तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 3 दोनों निष्कर्ष 1 और 2 कथनों के अनुसार हैं। इस तरीके से इसको हल करेंगे। अब बढ़ेंगे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। MN एक दर्पण है, तो सबसे पहले आएगा हमारे पास T और D जाएगा सबसे बाद में। तो T की जब पोजीशन बदलेगी तो T वैसा क्या वैसा रहेगा, T के बाद आएगा Z, लेकिन दूसरे ऑप्शन में दिया है हमें J, तो दूसरा ऑप्शन गलत, ठीक है। फिर है हमारे पास J, तो J हमारे तीनों ऑप्शन में दिया है। फिर है H, चौथे ऑप्शन में है B, तो इसको हटा देंगे।
एच के बाद आएगा हमारे पास बी। बी हमारे तीसरे ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया है, तो इसको हटा देंगे, बच्चा हमारा पहला ऑप्शन, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से प्रत्येक अक्षर को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सवाल तो क्या है, पेन और पेपर के बिना भी इनको आप हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का, तो वो उसका उत्तर आपको हम देंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।